हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सबका यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत जो 2019 का सीसेट का पेपर है यूपीएससी का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं अपने इस थर्ड लेक्चर में औसत संबंधी जो प्रश्न 2019 के प्रश्न पत्र में आए हैं उन पर चर्चा करूँगा, और इसके साथ ही मैं 2 लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्नों पर चर्चा करूँगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज हम इनकी तकनीक समझेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सीधे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप सबको पहले से ही पता होगा कि जो औसत होता है, औसत क्या होता है? औसत होता है जो समस्त राशियों का योग, मतलब अगर आपके पास कुछ राशियाँ दी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास A1, A2, A3, ये 3 राशियाँ दी गई हैं, तो इन समस्त राशियों का योगफल और कुल कितनी राशियाँ हैं, तो 3 राशियाँ हैं हमारे पास, तो कुल राशियों की संख्या से डिवाइड करना, ये होता है हमारा औसत। ठीक है, इसको हम A बार भी कहते हैं या फिर औसत कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पर एक उदाहरण भी देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 इसका औसत क्या होगा। तो मैंने क्या किया, इन सभी संख्याओं का योगफल किया और जितनी नंबर ऑफ संख्याएं थी उनसे डिवाइड कर दिया, तो हमारा औसत आ गया। तो ये औसत का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। औसत संबंधी जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें इसी फॉर्मूले का यूज होता है और कुछ लगाना नहीं होता है। ठीक है, और 2019 का जो यूपीएससी का पेपर था उसमें 2 प्रश्न आए थे औसत संबंधी क्वेश्चन जो थे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। ठीक है, तो देखिए पहले है क्या, ये समझ लेते हैं। दिया है कि जो औसत अंक है वो है 40, नंबर ऑफ विद्यार्थी कितने हैं, वो है हमारे पास 100। ठीक है, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 की जगह भूल से 83 पढ़ दिया गया। मतलब गलती क्या हुई, जो इसको एरर होता है वो एरर ये हुआ कि 53 नंबर आया था लेकिन उसको पढ़ दिया गया 83, मतलब 30 नंबर एक्स्ट्रा पढ़ा गया है। ठीक है, तो अब ये जो औसत होगा ये होगा क्या, ये एक बार देखिए। ये औसत होगा जो पहले विद्यार्थी का नंबर होगा x1, ठीक है, x2, और ऐसे ऐसे करते हुए जो 100वें विद्यार्थी का नंबर होगा वो, और टोटल कितने नंबर हैं ये, तो 100 नंबर है। ये रहा होगा 40। ठीक है, जब हमने कैलकुलेट किया होगा औसत, तो हमने ये चीज़ किया होगा जब भी हम फॉर्मूला पढ़े थे औसत का, कि सभी राशियों का योगफल और जितनी नंबर ऑफ राशि हैं उनसे विभाजित करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब जो गलती हुई है 53 की जगह 83, मतलब इसमें से कोई एक नंबर रहा होगा, ठीक है, जिनको हमने 53 की जगह 83 पढ़ लिया, मतलब इसमें 30 नंबर हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए। 30 नंबर अगर मैं देखूं, मुझे ये तो पता नहीं है किस विद्यार्थी का नंबर में गड़बड़ हुई है, लेकिन हमको इतना पता है कि जो इसका कुल योगफल होगा उसमें 30 नंबर एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये मानूं कि x बार हमारा संशोधित औसत होना चाहिए था, मतलब रियल औसत इतना होना चाहिए था। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस z प्लस x100। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये रियल होना चाहिए, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ था, इसमें 30 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए थे। ये जो 30 नंबर है ना, ये जो 30 नंबर है इसको आप ध्यान समझिए, जो 30 नंबर है इसी के सब गड़बड़ हुआ है पूरा। तो जो प्रश्न है कह रहा है कि 30 नंबर गलत जोड़ दिए गए, तो वास्तव में कितना औसत आना चाहिए था ये बताइए आप। क्वेश्चन ये है, हमने रियल औसत निकाला लेकिन 30 नंबर की जो हमने गड़बड़ की है मैंने उसको यहाँ पर अलग से जोड़ा। ठीक, ये होना चाहिए था। अब होना ये चाहिए था हमारा औसत, वास्तविक औसत। अब देखिए इससे हम यहाँ तक कुछ पहुँच सकते हैं कि, तो ये क्या लिखा है ऊपर वाली राशि, अगर मैं इसको फिर से लिखूँ एक बार, तो ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 x100 बट्टा 100 या डिवाइडेड बाई 100 प्लस 30 बट्टा 100। ध्यान से समझिए, जो 100 है वो विभाजित है दोनों से, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर हर में आ रहा है, तो मैंने इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तो ये चीज़ हो रही है हमारी। और ये किसके बराबर है, 40 के। और ये जो राशि है, ये जो राशि है टोटल, ये जो राशि है ये वाली, यही है हमारा संशोधित x। ठीक है, जो होना चाहिए, तो इसको मैं लिख रहा हूँ x बार प्लस ये 30 बटा 100 कितना हुआ, 0.3, 40। तो x बार की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ गई, 39.7। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर मैच कर जाएगा बी ऑप्शन, जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा। ठीक है, अब ये तो एक मेथड हुआ जो हम लंबे मेथड से आप प्रॉपर कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बिना कैलकुलेशन के सॉल्व किया जाए इसको, तो कैसे किया जा सकता है
ये एक बार समझने की बात है, ठीक है। तो एक बार इसको प्रयास करते समझने का कि बिना कैलकुलेशन है कैसे किया सकता है इस क्वेश्चन को। तो एक बार चलिए देखते हैं वो वाला मेथड भी, ठीक है। वो वाला मेथड मैं यहाँ पे छोटे से बता रहा हूँ आपको, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन ये था कि हमने एक एक्स बार डैश कैलकुलेट किया था जो कि गलत था, ये एरर वाला डैश, मतलब यहाँ पे हमारी गलती हुई थी 30 नंबर की, ठीक है। और गलती जो हुई थी उसमें हमने नंबर ज़्यादा जोड़ दिया था, ठीक है। आपको ये बात क्वेश्चन में समझ में आई है। नंबर ज़्यादा जोड़ा है मतलब जो औसत आया होगा वो वास्तविक औसत से बड़ा होगा, ये बात तो क्लियर है। अब मान लेते अगर वास्तविक औसत एक्स बार है तो ये छोटा होगा एक्स बार डैश से, और एक्स बार डैश कितना है, ये है 40, ठीक है। तो एक्स बार की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 40 से छोटी होनी चाहिए थी। ये बात हमको समझ में आ गया। मतलब हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन ए और बी। अब हमको बिना कैलकुलेशन के अगर ये समझना है कि ए और बी में से क्या होगा, तो ये बात समझिए आप, 30 नंबर जो हैं वो 100 विद्यार्थियों पर बड़े हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 0.3 नंबर हर विद्यार्थी पर बड़ा है। जो गलती हुई है वो 30 नंबर की गलती हुई थी ना, 83 पढ़ लिया गया था 53 को, तो 30 नंबर की गलती हुई थी। और ये जो है ये 100 विद्यार्थियों पर, तो 0.3 का अंतर आ रहा है। तो मतलब जो संशोधित औसत होना चाहिए था, जो रियल औसत होना चाहिए था, वो 40 से 0.3 के आसपास कम होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा आंसर बी ही हो सकता है, ठीक है। अब इसी को कहते हैं गैस करना, या फिर आप कहिए कि वास्तव में ये जो पूरा प्रोसेस है जो हमने समझा है ये औसत का ही प्रोसेस है, बट ये विदाउट फार्मूला है, ये बस अपने हम समझ करके इस बात को लिख रहे हैं, ठीक है। तो बी आंसर तो हमें दिख रहा है। 39 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो 0.3 वाला फैक्टर नहीं आ रहा, ये पूर्ण नंबर में चला जा रहा है, मतलब इंटीजर चला जा रहा है 39, जो कि नहीं हो सकता है इसमें, इस केस में, ठीक है। तो ये बात हमको समझनी है। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को बिना लंबे सॉल्व करने के, बट हाँ अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो ये जो बेसिक मेथड मैंने सबसे पहले बताया था, मेथड 1 हमारा, ठीक है, वो मेथड सबसे अच्छा है और सबसे मतलब रियलाइबल है, मतलब कि आप इसे भरोसा कर सकते हैं कि आपको उत्तर हमेशा सही देगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे मतलब चाइल्ड 1 है और चाइल्ड 2 है, ठीक है। और उनके माता पिता हैं, अच्छा मतलब पेरेंट्स भी हैं P1 और P2, ठीक। अच्छा पेरेंट्स को हम ऐसे करते हैं, मदर फादर को M मान लेते हैं और फादर को F मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा, ये स्टेटमेंट जो शुरू हुआ है कि बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत 50 किलो है। तो बच्चे मतलब C1 + C2, बच्चे मतलब जो हैं वो C1 + C2 और उनकी माता मतलब M, इन सब का योगफल, सबका औसत, ठीक है। औसत में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। ये कितना है, ये 50 kg है। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बना, इस बात को समझिएगा अभी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत 52 किलो है। तो मतलब बच्चों C1 + C2 प्लस फादर, इनका जो औसत है वो है 52 किलोग्राम, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है, ठीक है। एक इक्वेशन और दी हुई है कि जो पिता का वजन है वो 60 किलोग्राम है, मतलब जो फादर का वेट है वो 60 kg है, अलग से ये बात दी हुई है, ठीक। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को कह रहा है, तो माता का वजन इसमें हमको निकालना है। तो देखिए अगर आप इन 2 इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो मैं इक्वेशन को एक बार फिर से लिखता हूँ, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिखता हूँ, आप देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, C1 + C2 प्लस मदर, मैं 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो ये 3 था मैंने इसको इस साइड ले गया, ठीक है। तो ये हो गया 150, ठीक। दूसरा जो इक्वेशन है हमारा ये वाला सेकंड इक्वेशन, वो C1 + C2 प्लस फादर, इसमें भी मैंने 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया 156 के आसपास, 156 हो गया, सॉरी। अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो C1 C2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, F - M, और ये बचेगा 6, ठीक है। और F का वेट हमको पहले से पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 60 kg। तो 60 - M = 6। तो यहाँ से हम M की वैल्यू कितनी बता सकते हैं, 54। ये हमारा देखिए ऑप्शन दिया है क्या, ऐसा हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है ये, तो हमारा आ गया। अब ये भी देखिए, ये जो दोनों प्रश्न आए हुए हैं औसत के, यूपीएससी के अगर 2019 का पेपर आप देखिए तो औसत से यही 2 प्रश्न आए हैं। और ये जो दोनों प्रश्न हैं
ठीक है। जो प्रश्न संख्या हमारा 1 है जिसमें औसत निकालना है, औसत अंक निकालने हैं, और जो ये दूसरा क्वेश्चन में औसत भार निकालना है। दोनों देखिए, दोनों सिंपल औसत का जो फॉर्मूला मैंने अभी बेसिक में बताया था आपको, सिर्फ उसका यूज़ किया है। इसमें आपको ना कोई टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है, ना कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की आवश्यकता है, ठीक है। कैलकुलेशन भी देखिए बहुत सिंपल है, 3 से गुणा करना है, 50 में गुणा करना है, ठीक है। यहाँ भी 40 है, 100 है। तो जो नंबर्स भी लिए हैं यूपीएससी ने बहुत सिंपल, इसका मतलब जो प्रश्न है ना, ये आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं चेक करना चाहता, ये आपका चेक करना चाहता है कि बस हाँ, आप क्वेश्चन जो हमारे कॉमन लाइफ के जो प्रश्न हैं, जो मैथ संबंधी प्रश्न आते हैं, उनको आप कैसे डील करते हैं, फिर कैसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने आपसे से वादा किया था कि लॉजिकल रीजनिंग का आज हम 2 प्रश्न और करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग का मैं पहला प्रश्न आपको दिखाता हूँ क्या है। अच्छा, ये प्रश्न देखिए जनरली हर बार पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं इसमें। तो ये मैं बताऊँगा आपको, मैथ का सबसे बेसिक चीज़ है ये क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये एक साइन दिया हुआ है, ठीक है, डॉलर का साइन है जो भी है, इसका अर्थ है विभाजित, ठीक है, फिर एट द रेट का अर्थ है गुणित, और ये जो हैशटैग है हमारा, इसका अर्थ है घटाया गया। और तो पूछा जो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में फिर क्या पूछा है कि इस जो ये एक इक्वेशन है या फिर जो एक टर्म दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे सिंपल जो है कि जो ये चीज़ दी रहती है, जो जिसको फाइंड आउट करना होता है, उसको जो रियल इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। 10, ये हैशटैग है, हैशटैग का अर्थ क्या है यहाँ पर, ये देखिए हैशटैग का अर्थ घटाया गया, मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस, ऋण करना है हमको, ठीक है। अच्छा, फिर 5 है। अब एट द रेट का अर्थ क्या है, तो गुणित है, तो एट द रेट को मैंने लिख दिया गुणा, ठीक। और फिर 1, और डॉलर का अर्थ कितना था, विभाजित करना, तो यहाँ मैंने कर दिया विभाजित करना 5, ठीक है। अब सामान्यतः जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, ठीक है। जबकि ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे जो ट्रिक यूज़ होती है, उसको हम लोग मतलब मैथमेटिक्स के सबसे बेसिक क्लास में पढ़े होते हैं, क्लास 5 क्लास 6 में ये सब चीज़ें हम पढ़े होते हैं। एक होता है फॉर्मूला बॉड मास, ठीक है, आप सबने सुना होगा इस बॉड मास को, ठीक है। या फिर अगर मैं हिंदी में कहूँ तो लोग कुछ कहते हैं ऐसे, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन छोड़ दो, ऋण को दियो घटा, मतलब एक ऐसे ये टर्म हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ाया जाता है, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे सिंपल टर्म में बात करें तो बॉड मास क्या होता है, अब इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पर, ठीक है। बॉड मास का जो पूरा खेल है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर बार ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे इसमें जो बी होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो जितने ब्रैकेट होते हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व करें। तो ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, ठीक है, हम सब ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मीडियम वाला, और फिर सबसे बाहर का जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक। जिसमें ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर कहीं पे ऑफ आया हुआ है, या फिर हिंदी में कहते हैं उसको का, अगर का आया हुआ है तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। फिर डी से होता है डिवाइड, ठीक है, या फिर डिवीज़न, विभाजित करना। एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। तो इस बॉड मास का रूल ये होता है कि हम ऐसे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी इक्वेशन हम पहले सब्ट्रैक्शन कर दें, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, फिर डिवाइड करें। ये चीज़ करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हमको बॉड मास के रूल को फॉलो करना होता है हर एक क्वेश्चन में। तो अब देखिए ये चीज़ जो है हम क्लास 5 या 6 में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यूपीएससी पूछा, इसका मतलब यूपीएससी बहुत सिंपल चीज़ें चेक कर रहा है आपकी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम कि हमारा आंसर कितना आता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये है क्वेश्चन आपका, तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड, क्योंकि देखिए बॉड मास में डी सबसे पहले आ रहा है, तो ये डी का मतलब क्या होगा, 10 - 5 इंटू 1/5, डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करिए, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब इस चीज़ को सॉल्व करना है, ये वाला जो इक्वेशन है, 5 कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 1, और 10 - 1 कितना हो गया 9, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 9, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप देख के समझ सकते हैं कि बॉड मास का रूल यूज़ किया गया अगर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा, मैं डिवाइड को अगर 1/5 की जगह 1/5 को मतलब अगर मैं 0.2 लिखूँ तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 का गुणा होगा 5 में, 1 आ जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो फिर 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बार फिर से।
ये भी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का है। और ये देखिए, ये जो प्रश्न, ऐसे जो प्रश्न आते हैं यूपीएससी में लॉजिकल रीजनिंग में, वो प्रश्न सामान्यतः बहुत बड़े होते हैं। मतलब 2 पैराग्राफ में, देखिए क्वेश्चन ये खुद ही 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसके बाद इससे संबंधित 3 प्रश्न दिए हुए हैं लंबे चौड़े, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, फिर डर जाते हैं। हमको यहाँ डरना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस हम लोग क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स जो दी हुई है ना, जो कथन दिए हुए हैं, उन कथन को पढ़ करके उनसे कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 6 विद्यार्थी हैं, A B C D E और F, ये 6 विद्यार्थी हमारे पास। ये कई परीक्षाओं में बैठे, या तो, अब देखिए परीक्षा का जो रिजल्ट रहा है वो क्या रहा है, या तो C का या F का प्राप्तांक अधिकतम है। तो देखिए 2 केस बन सकते हैं, यहाँ पर हम केस बनाते हैं पहले तो, ठीक है, केस 1 और केस 2। तो जो केस 1 बन सकता है उसमें क्या कह रहा है, या तो C का या F का प्राप्तांक अधिक है। तो भाई एक केस में ये हो सकता है कि C का प्राप्तांक अधिक हो, एक केस में हो सकता है कि F का प्राप्तांक अधिक हो, यही अधिक हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जब भी C का प्राप्तांक अधिक होता है तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। अच्छा, मतलब कि अगर C का प्राप्तांक सबसे अधिक है तो इसमें E जो आएगा वो सबसे लास्ट पोजीशन पर आएगा, मतलब सबसे छठे पोजीशन पर E आएगा, ठीक। दूसरी ओर कह रहा है कि जब F का प्राप्तांक अधिक होता है तो B का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। मतलब इस वाले केस में क्या होगा कि B का प्राप्तांक न्यूनतम होगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, उनसे कंक्लूजन में पहुँच रहा हूँ, यही करना है इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो मेन प्रश्न यहाँ से होता है कि सभी परीक्षाओं में क्या हुआ, तो देखिए हमें पता क्या, हमें ये 2 केस पता है, अधिकतम और न्यूनतम वाला केस पता है। अब आगे देखिए क्या है कि सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त हुए, मतलब सबकी रैंक अलग अलग होगी, ठीक है। डी का जो प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। अब देखिए ये मैं कॉमन कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जनरल कंक्लूजन वो ये है कि डी का प्राप्तांक ए से अधिक है, मतलब जो डी है वो ए से ऊपर है, ठीक। लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी है। तो निकट प्रतिस्पर्धी का मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में कोई और नहीं है, मतलब डी के जस्ट बाद रैंक में ए है, ठीक है, तभी तो निकट प्रतिस्पर्धी हुआ। निकट प्रतिस्पर्धी मतलब कि उन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा था कि अगर एक दो नंबर इधर उधर होता तो दूसरा कोई पहला आ जाता, मतलब दूसरा कोई ऊपर चला जाता, जो बचता वो नीचे जाता, ठीक है। तो बात हमको समझनी है कि डी और ए का निकट प्रतिस्पर्धी का अर्थ है कि इनके बीच में कोई और नहीं है, ठीक। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कह रहा है कि ए का जो प्राप्तांक है वो बी के प्राप्तांक से अधिक है। अच्छा, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, मतलब ए और ए के नीचे आएगा बी रैंक पोजीशन में अगर हम देखें तो, ठीक। फिर कह रहा है सी का जो प्राप्तांक है वो ए के प्राप्तांक से अधिक है। तो जो सी का प्राप्तांक है वो ए के प्राप्तांक से अधिक है। अब देखिए ए और डी के बीच में कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यही है ना कि सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, लेकिन ए और डी के बीच में आ नहीं सकता क्योंकि दोनों निकट प्रतिस्पर्धी। तो सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और कहीं आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो सी डी ए ये एक पोजीशन हो सकती था। देखिए सी और डी के बीच में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमको अभी नहीं पता है, यहाँ पर कौन आ रहा है या नहीं आ रहा है हमको अभी इस बारे में नहीं पता है। और सेम कंडीशन ए और बी के बारे में भी है कि ए और बी के बीच में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है हमको नहीं पता। हाँ, हमको ये पता है कि जो सी का रैंक है वो डी से अच्छा है, जो डी का है वो ए से जस्ट अच्छा, मतलब ए से जस्ट ऊपर है, निकट प्रतिस्पर्धी है। और बी और ए के बीच में कौन आ रहा है हमको नहीं पता है। तो ये कंडीशन है। एक केस 1 है, देखिए हमारे पास एक केस ये है केस 1, एक केस है ये, और हमारे पास ये एक जनरल कंक्लूजन है रैंक की, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है, यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है तो बी का स्थान क्या है। तो समझिए एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब क्या है, या तो सी टॉप कर सकता था या फिर एफ टॉप कर सकता था, लेकिन एफ अगर टॉप नहीं किया है तो टॉप कौन किया, सी। इसका मतलब है एफ यहाँ पर आएगा। तो पहले पोजीशन पे हो गया सी, दूसरे पर हो गया एफ, ठीक है, और छठे पोजीशन पर हो गया ई। अब बचा 3, 4 और 5 का पोजीशन, ठीक। अब जो हमारा कॉमन कंक्लूजन था, ये वाला कंक्लूजन जो यहाँ पर हमने किया था अभी, वो क्या था कि सी डी और ए और बी सबसे ऊपर आएगा, तो ये आ गया। अब कह रहा है कि सी के जो बाद आएगा वो डी आएगा फिर ए आएगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, डी और ए आ गया और बी जो है इसके बाद आएगा बी। अब एक बात समझिए, इनके बीच में कोई आने के लिए बचा ही नहीं क्योंकि टोटल 6 स्टूडेंट ही थे, तो ए और बी के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही एफ और डी के बीच में भी कोई नहीं आएगा, ठीक है।
तो जो रैंक बनेगी वो ये बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन है कि शायद बी का रैंक पूछा है क्वेश्चन में, तो बी का रैंक देख लीजिए क्या आ रहा है, 5वां। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं? हाँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इस प्रश्न में, मतलब हो सकता है मेरे बताने में कुछ कमी रह जाए अभी, लेकिन मेरा बस आपसे ये कहना है कि इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप मेरे पढ़ाने के द्वारा आपको समझ में नहीं आती इन चीज़ें तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, और इनकी जो हर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो हर एक लाइन में एक फैक्ट दिया हुआ है, उस फैक्ट को लिखिए पहले, ठीक है, केसेस बना करके। वो जब लिख लेंगे आप तो आप कंक्लूजन पे आसानी से पहुंच जाएंगे, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो, तो पहले तो ये देखिए बी का प्राप्तांक न्यूनतम किस केस में था, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बी का प्राप्तांक है वो न्यूनतम है इस केस में। ठीक है, मतलब केस 2 है, मतलब एफ टॉप पर है और बी नीचे है। अच्छा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमको ये बताना है कि इनमें से कोई एक कंडीशन होगी, नहीं सॉरी ये नहीं, ये क्वेश्चन था। यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए शायद हम लोग इस क्वेश्चन में डिसाइड नहीं कर सकते, कि मैं बताता हूँ आपको कैसे। बी का प्राप्तांक नीचे है, ये देखिए ये कॉमन कंक्लूजन में आ गया ये बात चीज़ें। अब इससे ऊपर है ए डी और सी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए डी और सी। ये हमको पता है कि ए और डी के बीच में कोई नहीं है, लेकिन डी और सी के बारे में हमको नहीं पता है, और बी और ए के बारे में भी नहीं पता है। ठीक है, अब बचा इसमें जो है हमारे पास ई बचता है। ए देखिए सारे छात्र आ चुके हैं, ई की रैंक पोजीशन नहीं डिसाइड है, तो ई जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, वो यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो अब देखिए अगर ई जो है ये सेकंड पोजीशन पर आए तो सी की रैंक कौन सी हो जाएगी, 3rd, और अगर ई सी और डी के बीच में आए तो इसकी रैंक कौन सी हो जाएगी, 2nd। मतलब या तो ये 2nd रैंक पर आ सकता है या तो 3rd रैंक पर आ सकता है सी। तो सी का स्थान पूछा था, तो देखिए या तो 2nd हो सकता है या 3rd हो सकता है। हम एक रैंक नहीं बता सकते क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि जो ई है वो कहाँ पर आ रहा है। हमको बाकी की पोजीशन पता चल चुकी है, लेकिन हमको ई की पोजीशन अभी नहीं पता है। तो ई की पोजीशन जैसे वेरी करेगी वैसे सी की पोजीशन अपने आप वेरी करेगी। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं या तो 2nd आएगा या फिर 3rd आएगा। ठीक है, अब ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन था पैराग्राफ का। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क इन द सेंस कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ाया है उसको आप समझ पाए हैं कि नहीं। और उसको समझने के लिए और रिटेन करने के लिए, मतलब कि हमेशा याद रहे मेथड या तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में है क्या। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि ई का योग्यता क्रम 3rd है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है हमको ये बताना। 4 कथन दिए हुए हैं। अब ये बात समझिए कि ई का 3rd रैंक जो है उसने बता दिया है 3rd, और हमारे पास पहले से 2 केसेस थे, केस 1 और देखिए ये केस 1 था और ये केस 2 था, ये कॉमन जो कंडीशंस थी ये वाली। ठीक है, तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कौन सा केस है इसमें। ठीक है, तो उसने ई की रैंक दी है 3rd। अब देखेंगे अगर आप ध्यान से तो केस 1 में सबसे लास्ट रैंक पर ई आया हुआ है। इसका मतलब है कि ई इसमें अगर लास्ट रैंक पर है केस 1 में, तो 3rd रैंक पर तो नहीं आ सकता। तो कौन सा केस होगा, केस 2। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ये केस 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी जो कंडीशन 2 थी उसका क्वेश्चन है। तो उसके आधार पे आप ये चारों स्टेटमेंट देखिएगा एक बार। ठीक है, और इसका आप आंसर निकालने का प्रयास करिएगा कि देखिए आप इसका आंसर क्या आता है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, अभ्यास है। इस प्रश्न को करिए, और अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी पढ़ने के समय के अलावा आप 15 से 20 मिनट ज़रूर सीसेट के प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि सीसेट पास करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। आप हमारे चैनल पर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।